क्या था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मैं एक बार इसमें रिपीट करा देती हूँ कि क्या था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कि जितना भी ग्लोबल हमारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी ट्रेडिंग होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच, तो उन कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं, कोई भी एग्रीमेंट है, इन सब चीज़ों को उस WTO ही ऑब्जर्व करता है। उनके ऑब्जर्वेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई भी ट्रेडिंग में कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना करे, है ना, कुछ भी सारी चीज़ें जो डिज़ोल्व करनी है वो सारा WTO का काम होता है। ठीक है, अब इसके फीचर्स देखो बेटा। ठीक है, फीचर्स में क्या होगा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, मतलब पेपर में आता ही है, और अगर सपोज मैं कभी यूनिट वगैरह या कुछ ऐसा बनाऊंगी तो मेरे को भी पसंद है ये टॉपिक। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। द WTO इज अ ग्लोबल इन इट्स मेंबरशिप एंड प्रेजेंट 153 कंट्रीज मेंबर। WTO क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हें पता ही है, क्योंकि ये UNO का ही पार्ट है ना। जैसे मैंने कल बताया था ना कि UNO में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी, मतलब जो सेक्शंस होते हैं वर्ल्ड के, उनको अटेंड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। तो WTO ट्रेडिंग को देखने के लिए बनाया है उन्होंने। ठीक है, 153 कंट्रीज इसकी मेंबर है। उसके बाद इट इज़ द मेन ऑर्गन टू इम्प्लीमेंटिंग द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। जो मल्टीलेटरल ट्रेड है, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच जो ट्रेडिंग है, उनके एग्रीमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इसको बनाया हुआ है। इट हैज़ मच वाइडर स्कोप देन अ प्रीडिसर गैट। जो हमने पहले गैट पढ़ा था ना, कि पहले जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ ट्रेड जो था, उससे डाइवर्ट होकर ही WTO बना था ना। तो जो गैट था उसके जो स्कोप थे वो बड़े नैरो थे, मतलब वो ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे इशू को डिसॉल्व नहीं करते थे। जैसे हमने अभी जब वो पढ़ा है UNO पढ़ा, तो पहले, इससे पहले क्या था, यूनाइटेड लीग था, है ना। तो वो ढंग से, मतलब बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए बाद में वो UNO बना ना। सेम ऐसे ही गैट बाद में WTO बना। ठीक है, उसके बाद क्या है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर एंड ऑल ऑफिशियल ऑफ द WTO एंजॉय द इंटरनेशनल प्रिविलेज। ये मैंने बताया था तुम्हें कि जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उनको इंटरनेशनल प्रिविलेजेस मिलते हैं। ईच मेंबर ऑफ WTO हैज अ सिंगल वोटिंग राइट, है ना। सबके पास अपने अपने वोटिंग राइट होते हैं, और फुल फ्लेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एट ओन राइट। ठीक, अब है इसके फंक्शंस होते हैं, मतलब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा अगर, तो क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट आर द फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ WTO, ऑब्जेक्टिव्स भी। ठीक है, फंक्शंस का मतलब बेटा काम क्या करता है WTO। ठीक है, काम क्या करता है ये सुनना और ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या काम करते हैं। WTO अग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। जो WTO होता है वो क्या कवर करता है कि क्या ट्रेडिंग चल रही है, कौन से गुड्स, कौन से सर्विसेज, कौन किसको कैसे प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो इन चीज़ों को और फैसिलिटेट, और ज़्यादा इनके से रिलेटेड कोई भी अगर फैसिलिटी हो तो वो प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को। It facilitate the implementation, administration and operation of the objective of multilateral trade agreement। मल्टीलेटरल जो ट्रेडिंग्स होती हैं उनसे रिलेटेड कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी डिसीजन होता है, या कोई रूल इम्प्लीमेंट करना होता है कि भाई अगर सपोज ये है कि आज के बाद अगर वर्ल्ड में कोई भी ट्रेडिंग होगी, कोई भी कंट्री अगर दूसरी कंट्री को कोई सामान भेजेगा, तो उसका क्वालिटी चेक होना चाहिए, है ना। तो सपोज ये रूल बनाया, तो ये रूल इफेक्ट कौन करेगा? WTO के थ्रू ही इफेक्ट होगा। सपोज हम इंडिया ने बोल दिया कि ऐसे होगा, तो कौन मानेगा बात? अमेरिका, चाइना वाइना कोई नहीं मानेंगे, लेकिन अगर WTO ने बोला तो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, इट एडमिनिस्ट्रेट द ट्रेड रेवेन्यू मैकेनिज्म। जो ट्रेड रेवेन्यू मैकेनिज्म होता है, मतलब ट्रेड में कितना रेवेन्यू टोटल आ रहा है उसको भी मेंटेन करते हैं ये। इट एडमिनिस्ट्रेट द अंडरस्टैंडिंग द रूल प्रोसीजर एंड द गवर्निंग द सेटलमेंट डिस्प्यूट्स। और क्या होता है, जो भी कंट्रीज मेंबर हैं उन सारी कंट्रीज को गवर्न करता है। गवर्न करने का मतलब है कि उनको डायरेक्ट करता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगर सपोज किसी दो कंट्री से बीच किसी भी टॉपिक को लेकर अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि भाई इस कंट्री ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो ये डिस्प्यूट्स को भी डिसॉल्व करने का काम WTO करता है। इट कॉपरेट विद IMF IBRD। जो हमने पहले दो ऑर्गेनाइजेशन पहले पढ़ी ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इन दोनों को भी फैसिलिटेट करता है। इट इज़ बॉस्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एग्जामिन द ट्रेड रिजिम ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स। ये क्या करता है, वॉच डॉग ऑब्जर्वेशन देता है किस पर? इंटरनेशनल ट्रेडिंग पर, कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेडिंग हो रही है उनको एकदम ऑब्जर्व करता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना। और कुछ भी अगर ऐसा कुछ लगता है उसे कि सही नहीं है, तो फिर उसमें इंटरफेयर भी करते हैं।
ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू द बायलैटरल टॉक्स एंड फॉरवर्डेड टू द WTO। सपोज कभी ऐसा होता है कि दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो गए ट्रेडिंग को लेके और वो आपस में डिसॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, तो क्या करते हैं वो WTO को फॉरवर्ड करते हैं। जैसे मान लो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स की आपस में लड़ाई हो गई और आपस में डिसॉल्व नहीं हो रहे, रोज़ लड़ाइयाँ हो रही है, रोज़ मार वार कर रहे हैं दोनों बैठ के, तो क्या करेंगे फिर ये चीज़ टीचर तक जाती है ना, तो वही चीज़ है। ठीक है। इसके बाद क्या, इट इज एग्रीमेंट कंसल्टेंट फॉर द वर्ल्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स कीप क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड प्रोवाइड द स्टडीज ऑन द मेन इशू ऑफ द डे। और क्या करते हैं, क्योंकि ये तो सारा कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के जो भी इश्यूज होते हैं वो डेली बेसिस पर इसे चेक करते रहते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव देखिएगा बेटा, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबसे अच्छी बात ये होती है कि WTO का काम ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग करवाते हैं अपने अंडर गाइडेंस में, तो लोगों का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। किस तरह से बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है कि भाई वो देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री क्या सामान दे रही है, किस क्वालिटी का दे रही है और क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो ऑब्वियसली अच्छी सर्विस, अच्छे गुड्स ही वो अलाउ करते हैं। तो इस चीज़ से क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड वाइबल एंड ड्यूरेबल मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। और क्या ऑब्जेक्टिव है इनका, कि एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बनाना। ठीक है। टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर कंट्री। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तुमने क्वेश्चन SST में पढ़ा है, क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हाँ, ऐसा भी, और बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बेटा ये होता है कि चीज़ों को सस्टेन कराना, रिसोर्सेज को सस्टेन कराना। सस्टेन इन द सेंस कि सपोज हमें लकड़ियों की ज़रूरत है, ऑब्वियसली हमें लकड़ियों की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली ट्री से हमें लकड़ियाँ मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने एक ही दिन के अंदर, विद इन एन ईयर आपने कंट्री के सारे पेड़ काट दिए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया अच्छे से। इस तरीके से यूज़ करो कि चीज़ें जो हैं दोबारा भी ग्रो हो सके, इतना टाइम भी दो उन्हें। अगर सपोज करो यहाँ पे 100 पेड़ लगे हैं, 100 आपने एक दिन में काट दिए, तो सही नहीं है। उन 100 पेड़ को अगर आप ऐसे काटोगे कि चलो एक साल में 2 पेड़, फिर एक साल में 2 पेड़, तो क्या होगा कि जब तक सारे कटेंगे तब तक दोबारा से ग्रो भी हो जाएंगे, है ना, तो इतना टाइम दो सकते हो, तो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका क्रिटिसिज्म, रहने दो, क्रिटिसिज्म नहीं आता है। नेक्स्ट है टू हेल्प टू डेवलपिंग कंट्री टू गेट द शेयर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेडिंग जब होती है तो उसके भी कुछ शेयर्स होते हैं, जैसे होम ट्रेडिंग में भी शेयर्स होते हैं ना, कोई कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, वैसे इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भी शेयर्स होते हैं। तो WTO जो है हेल्प करता है कि आप उनके शेयर खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, ये सारी चीज़ें भी बताता है। टू रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, जितने भी हमने लिबरलाइजेशन में क्या पढ़ा था, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर को रिड्यूस करना, तो उसके लिए भी WTO हेल्प करता है। टू एंश्योर लिंकेजेस बिटवीन द ट्रेड पॉलिसी, इन्वायरमेंट पॉलिसीज एंड सूटेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच और जो भी पॉलिसीज हैं उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब अचीवमेंट देखिएगा, ये तो हो गया बेटा आपका WTO, ओवर हो गया ये। ठीक है। WTO हमने बेसिकली पढ़ा किसके अंदर था, ग्लोबलाइजेशन के अंदर, है ना, कि ग्लोबलाइजेशन मतलब जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी थी, IMF, IBRD और WTO। ठीक है। तो अब हमने लिबरलाइजेशन भी पढ़ लिया है, हमने प्राइवेटाइजेशन भी पढ़ लिया है, हमने ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ लिया है, तीनों हमने पढ़ लिए। अब हमें ये देखना है कि व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, सॉरी LPG, कि जो हमने पॉलिसी, न्यू पॉलिसी ली थी, कौन सी पॉलिसी थी वो, न्यू इकोनॉमिक 1991, है ना। इसी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कि बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली कि लिबरलाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या फंक्शन था, क्या मैरिट्स थी, क्या डिमेरिट्स थी, प्राइवेटाइजेशन में भी, ग्लोबलाइजेशन में भी। मतलब हमने ओवरऑल ये देखा कि बहुत सारे चेंजेस कंट्री के अंदर आए हैं NEP के बाद, है ना। तो अब इसका अचीवमेंट क्या था, फायदा क्या क्या हुआ है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाके। तो ये हुआ है सबसे पहले तो राइज इन GDP। सबसे पहले क्या हुआ है, राइज इन GDP। GDP का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरी गुड, फुल फॉर्म है। डेफिनेशन पता है किसी को GDP का,
मैं बता रही हूँ और आप हमेशा फिर से याद रखोगे। मैं आज ये डेफिनेशन बता रही हूँ और 12th के लास्ट डे तक भी पूछूंगी और सबको आना चाहिए, ठीक है बेटा। जीडीपी का मतलब होता है द सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन अ अकाउंटिंग ईयर। जीडीपी इज द सम टोटल of all final goods and service। यहाँ पे आपको एक फाइनल बोलना बहुत जरूरी है। फाइनल नहीं बोलोगे तो डेफिनेशन में मजा नहीं आएगा, ठीक है, वरना फिर वो रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और रॉ मटेरियल कभी भी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड in a domestic territory during या फिर within a financial year या फिर accounting year। ठीक है, और इसको आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है, इसके बिना इकोनॉमिक्स पढ़ना फिर बेकार है, ठीक है। तो क्या है बेटा कि सबसे पहला जो काम होता है जो अचीवमेंट था एलपीजी का, वो क्या है कि जो जीडीपी है वो ग्रोथ हुई है। सारा काम जो होता है कंट्री में हर चीज़ जीडीपी को लेके ही होता है। कोरोना से पहले जीडीपी ये थी, कोरोना के बाद जीडीपी ये हो गई, क्या इम्पैक्ट पड़ा, जीडीपी कैसे हुई कैसे नहीं, सारी चीज़ें जीडीपी को लेके है। जिस कंट्री की जीडीपी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी मतलब कंट्री के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। जीडीपी अच्छा होने का मतलब कि कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं और ट्रेडिंग भी अच्छे से हो रही है। तो एलपीजी से क्या हुआ, जब लोगों को फ्रीडम मिला एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेडिंग करने के लिए, अपने आप खुद प्राइवेटाइजेशन में खुद अपने आप कुछ काम स्टार्ट करने के लिए, सारी चीज़ों की आज़ादी हुई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोगों को काम मिला ग्लोबलाइजेशन के, जैसे एमएनसीज वगैरह पे। तो क्या हुआ, जो ह्यूमन पावर था वो भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ होने लग गया, जो उनकी एफिशिएंसी थी वो भी अच्छे से होने लग गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो जीडीपी तो ऑब्वियसली ग्रो करेगी ही करेगी। नेक्स्ट है राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरी कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में आना, तो इसका मतलब क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ये भी बढ़ा, ठीक है। जब हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा तो आएगा ही, वहाँ से करेंसी आएगी। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है बेटा, पता है कभी किसी ने इन्फ्लेशन सुना है? इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है बेटा जिस सिचुएशन में हमारी डिमांड बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू सप्लाई। मतलब चीज़ों की सप्लाई उतनी नहीं होती है मगर डिमांड बढ़ जाती है। तो क्या होगा, जब किसी चीज़ की मार्केट में कमी हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो उस चीज़ का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वाटर बॉटल है, इस ये सिंगल वाटर बॉटल है और आप सारे बच्चों को चाहिए और मेरे पास सिर्फ यही वाटर बॉटल है। अब अगर मैं इसको बोलूँगी कि तब मैं यही तो देखूंगी ना कि कौन सबसे ज़्यादा प्राइस देगा इसका, है ना। तो क्या होगा, अगर चीज़ें लिमिटेड होंगी, सप्लाई लिमिटेड है, तो जो प्रोड्यूसर होगा वो उसका कितना भी रेट हाई से हाई रेट डालेगा, तो वही होता है इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन। तो आपका एलपीजी से क्या हुआ कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। किस तरह कंट्रोल किया, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है ना, लोग प्राइवेटली भी काम कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन उन्हें मिल गया है, कुछ भी काम करने की आज़ादी मिल गई, तो और ग्लोबलाइजेशन हम बाहर से भी सामान ला रहे हैं, तो अब चीज़ों की कमी नहीं है, जितनी डिमांड है सप्लाई भी उतनी आ रही है, तो फिर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। राइज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। बाहर से जो पैसा आता है वो कंट्री में इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो आ रहा है मतलब कंट्री को मिल रहा है, ठीक है। राइज इन इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ एक इंटीग्रेशन, मतलब एक मेल जोल बढ़ रहा है हमारा, है ना, वैसे बैकवर्ड से नहीं पढ़े हुए हैं। राइज इन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक कॉम्पिटिटिवनेस मिल रही है, कैसे, क्योंकि देखो मैंने बोला था ना कि सपोज करो कि इस एरिया में केवल एक मैं हूँ जो जूस बनाती हूँ, जूस का बॉटल बनाती हूँ, केवल एक मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मेरा तो जैसा मन करेगा मैं वैसा बना दूंगी, क्वालिटी भी इतना चेक नहीं करूँगी क्योंकि मैं सिंगल सेलर हूँ, मुझे पता है कि सबके सब मेरे पास ही आने वाले हैं। लेकिन अगर आज मुझे ये पता चल जाए कि भाई 10 लोगों ने और जूस बनाना शुरू कर दिया है, तो मेरे अंदर तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, मैं क्वालिटी को और अच्छा करूँगी, तो वही कंपटीशन आ जाता है,
ठीक है। अब है बच्चे आपके पास लास्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ एलपीजी। चैलेंजेस मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो एलपीजी को अभी फेस करनी है। तो सबसे पहला है आपका एग्रीकल्चर क्राइसिस। एग्रीकल्चर क्राइसिस का मतलब क्या है कि एलपीजी आ तो गया मगर अभी भी जैसे इंडिया जो है, इंडिया क्या है, हमने हमेशा क्या पढ़ा है कि एक एग्रीकल्चर मतलब हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर को ज़्यादा मतलब वो ही ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, डीएक्सिलरेट हो रहा है, मतलब बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। कुछ रीज़न तो सोशल रीज़न है कि अब लोग ही इंटरेस्टेड नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए, है ना। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जैसे फार्मर्स हैं, जैसे छोटे मोटे फार्मर्स हैं, उनको फिनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इस वजह से भी तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर क्राइसिस होता है। ठीक है। दूसरा है चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ इनएडिक्वेसी ऑफ द वर्ल्ड डिस्पर्ड एंड द सस्टेनेबल फार्म प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। दिस इज बेसिक कॉज ऑफ मोस्ट डिवाइडेड डिस्पारिटी। ग्रोथ विदाउट जॉब कैन नीदर बी इंक्लूसिव नॉर कैन बी ब्रिज डिवाइड्स। क्या है चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में क्या है, वही है कि पहले क्या होता था बेटा, सारे लोग जो थे वो अनएजुकेटेड से होते थे, किसी को मतलब ऐसी कोई मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मगर फिर भी लोगों को थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते थे, थोड़ा बहुत काम इधर उधर मजदूरी वजदूरी का मिल जाता था। अब क्या हुआ है, एलपीजी से सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं, ग्लोबलाइजेशन से एमएनसीज आई हैं। तो इनमें क्या है, ये हाई क्वालिटी ऑफ टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इनको बंदे भी कैसे चाहिए होते हैं, हाईली क्वालिफाइड चाहिए होते हैं। तो क्या होता है कि ना बहुत मतलब एक वो आ जाता है, गैप आ जाता है मतलब पुअर पीपल और रिचर पीपल्स के बीच की। जैसे जो रिचर पीपल्स हैं जिनका एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा है, तो वो तो एक अच्छा जॉब कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनको टेक्निक्स का इतना ज़्यादा नहीं पता है, वो फिर नहीं कर पाते। जैसे आसपास ही देख लो, जैसे अगर कोई बच्चा है, उसने किसी अच्छे से कॉलेज से आफ्टर 12th कुछ अच्छे से कॉलेज से कुछ अच्छा सा कोर्स कर लिया, उसको जॉब मिल जाती है, अदरवाइज यही रह जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इसेंशियल पब्लिक सर्विस टू द पुअर्स। अब जैसे एलपीजी आया, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी जो पुअर सेक्शन है कंट्री का, उनको अभी भी सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनको तो एकदम चीपेस्ट गुड एंड सर्विस चाहिए ना। तो एलपीजी से एकदम चीपेस्ट चीज़ तो नहीं आ पाएगी, है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बाहर की कंट्री से आती है तो ऑब्वियसली उसके रेट अच्छे खासे ही होते हैं, है ना। जो भी इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं, परफ्यूम्स या जो भी चीज़ें, तो उनके रेट कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ज़्यादा ही तो होता है। इनएडिक्वेसी ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा क्या है कि एलपीजी तो आ गया, है ना, आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि बंदे जो है अपना काम खुद कर सकते हैं, दूसरी कंट्री आके हमारा इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन उतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। ना तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, ना तो रोड इस लायक हैं जो विलेज को टाउन के साथ कनेक्ट करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। दूसरा कंसर्न क्या है बेटा कि जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है ना वर्ल्ड में, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे इन्वायरमेंट को भी हार्म हो रहा है ना। जितनी ज़्यादा हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, आज हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन के रेडिएशन से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो कंट्री में जितनी भी आजकल तुम डिजीज़ वगैरह देख लोगे, अजीब अजीब सी बीमारियाँ, लोगों का डिप्रेशन में जाना, और मतलब तुम इमेजिन भी नहीं करोगे कि किस किस टाइप की डिजीज़ेज हो जाती है। तुम्हें लगेगा कि फ़ोन से ये कैसे हो सकता है, हाइपरटेंशन कैसे हो सकता है फ़ोन से, लेकिन होता है ना। अलग अलग तरीके से होता है, डिप्रेशन में जाते हैं लोग, टीनेजर्स हैं। अब तुम्हारी लाइफ में क्या रखा है, तुम्हारी लाइफ में यही तो रखा है ना कि रील्स बनाना, अपडेट करना, कहीं भी जाना अपडेट करना, या कोई भी अगर हमने कुछ किसी रेस्टोरेंट में जाकर कॉफ़ी भी पी ली, तो जब तक हमने उसे इंस्टा पे नहीं पोस्ट कर दिया, हमने एफबी पे नहीं पोस्ट कर दिया, तब तक हमें लगेगा ही नहीं कि हम तो भाई बाहर कैफ़े में जाके आए हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये काइंड ऑफ बीमारी है बेटा, ये एक तरीके की मेंटल प्रॉब्लम आ गई है जो कि हमें रियलाइज़ नहीं हो रही है, लेकिन है ये एक्चुअली प्रॉब्लम। आप कभी भी ना मेंटली फ्री ही नहीं हो, आपको हमेशा ये कि यार मैंने ना 2 दिन से कोई पोस्ट नहीं डाली, और प्लस एक वो चीज़ कि दूसरे ने डाला है वो वहाँ, यार मतलब उसकी लाइफ तो कितनी हैपनिंग है, जबकि कुछ भी मज़ा नहीं है उसको वहाँ पे जाके, उसको कुछ पता भी नहीं चल रहा है जो घूम के आया है, लेकिन फिर भी ठीक है।